एक कंपनी जिसकी वैल्यू 2 महीने में $1 ट्रिलियन से $2 ट्रिलियन हो गई और फिर $2 ट्रिलियन से $3 ट्रिलियन करने में उनको सिर्फ 3 महीने लगे। अभी शायद आपको इतनी हैरानी नहीं होगी, लेकिन जब मैं आपको कहूंगा कि इंडिया की पूरी जीडीपी को 1 ट्रिलियन से $3 ट्रिलियन तक पहुंचने में 11 साल लग गए थे और इस कंपनी ने वही काम कुछ महीनों में कर दिया। है ना हैरान कर देने वाली बात। हम बात कर रहे हैं एनवीडिया की, वही कंपनी जो सबसे पहले एआई रिवॉल्यूशन लेकर के आई, जिसकी बात आज पूरी दुनिया कर रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि एनवीडिया इतनी बड़ी बनी कैसे, असली सवाल तो ये है वो कौन था जिसने एक ऐसे वक्त में इस कंपनी को खड़ा किया जब इसको कोई जानता भी नहीं था और वो कोई अमीर आदमी नहीं था। एक टाइम पे वो आदमी किसी छोटे से रेस्टोरेंट में बर्तन धोता था। वो आदमी जो 9 साल की उम्र में अकेले अमेरिका आ गया था, जिसने एक के बाद एक ऐसे काम किए जो हमें अभी भी इम्पॉसिबल लगते हैं। आज हम एनवीडिया की बात नहीं करेंगे, आज हम जेनसन हुएंग की बात करेंगे और जानेंगे कि कैसे एक इमिग्रेंट बच्चा $3.8 ट्रिलियन की कंपनी का फाउंडर बनता है। 1963 में ताइवान के तैनान शहर में जेनसन हुएंग का जन्म होता है, लेकिन इनका बचपन भी आसान नहीं होता है। 5 साल की उम्र में इनको अपने परिवार के साथ ताइवान छोड़ के थाईलैंड आना पड़ता है और वहां आते ही साउथ ईस्ट एशिया में हालात बहुत खराब हो जाते हैं। वियतनाम वॉर चल रही होती है, कंबोडिया में भारी बॉम्बिंग हो रही होती है, पूरा इलाका वॉर जोन बन चुका होता है जहां रहना इनके लिए बहुत ही मुश्किल हो चुका होता है। यही हालात जेनसन के माता पिता को मजबूर कर देते हैं कि वो अपने बच्चों को किसी सेफ जगह भेज दें। और फिर आया वो फैसला जो जेनसन की पूरी जिंदगी बदलने वाला था। ईयर 1972, जब जेनसन सिर्फ 9 साल के थे, तब वो अपने बड़े भाई के साथ अकेले अमेरिका के टाकोमा वॉशिंगटन के लिए निकल जाते हैं। न माँ का साथ न बाप का साथ, सिर्फ 2 बच्चे, एक नया देश और एक अनजान दुनिया। जेनसन खुद बताते हैं कि जाने से पहले उनकी माँ, जो खुद इंग्लिश नहीं जानती, हर रोज डिक्शनरी से 10 नए इंग्लिश के वर्ड पहले खुद सीखती थी, फिर दोनों भाइयों को सिखाती थी। अमेरिका में दोनों भाई अपने चाचा के पास रहते थे और वहां एक बोर्डिंग स्कूल में पढ़ाई करते थे। टूटी फूटी इंग्लिश बोलने वाला एक इमिग्रेंट बच्चा जिसको रोज स्कूल में बुली किया जाता था। स्कूलिंग के बाद जेनसन ने ओरेगन स्टेट यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन की, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ उन्हें अपने खर्चे भी खुद उठाने होते थे। जेनसन खुद बताते हैं कि अपने सर्वाइवल के लिए वो एक रेस्टोरेंट में जॉब करते थे, जहां पे वो कभी फ्लोर साफ करते थे, कभी टेबल साफ करते थे और कभी कभी झूठी प्लेट्स भी धोते थे। लेकिन इन सब हालातों ने कभी उन्हें कमजोर नहीं किया, बल्कि उनके अंदर वो जज्बा भर दिया जिसके कारण वो एक दिन दुनिया के सबसे बड़े चिप मेकर बनने वाले थे। और वही डिशवॉशर आगे जाकर स्टैनफोर्ड से मास्टर्स करता है, एलएसआई, लॉजिक और एएमडी जैसी बड़ी कंपनीज में काम करता है। 1973 में जेनसन एएमडी में काम करते करते ये समझ चुके थे कि ग्राफिक्स और कंप्यूटिंग के लिए अलग अलग प्रोसेसर चाहिए और वहीं उनकी मुलाकात क्रिस मेलाचोस्की और कर्टिस प्राइम से होती है। इन तीनों की सोच एक जैसी थी, तो तीनों मिलकर एक कंपनी बनाते हैं एनवीडिया। 3 लोग, एक छोटा सा ऑफिस, पैसों की तंगी, लेकिन इन तीनों के पास एक चीज थी जो पैसों से नहीं खरीदी जा सकती, वो था इनका विजन। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज अक्सर एक छोटे ऑफिस से ही शुरू होती है। 1995 में एनवीडिया का पहला प्रोडक्ट लॉन्च होता है, NV1। इन्होंने सोचा कि इंडस्ट्री में नया रिवॉल्यूशन लेकर के आएगा, हुआ इसका जस्ट उल्टा। NV1 पूरी तरह फेल हुआ। मार्केट कॉम्पिटिटर्स और उसी टाइम न्यू टेक्नोलॉजीज के आने से इनके प्रोडक्ट एक झटके में आउटडेटेड हो गया। एनवीडिया खत्म होने की कगार पे था, एम्प्लॉइज परेशान थे, पैसे खत्म हो रहे थे, इन्वेस्टर्स का भरोसा टूट रहा था। लेकिन जेनसन ने तब कुछ ऐसा किया जो सिर्फ और सिर्फ ग्रेट लीडर्स ही कर सकते हैं। बैठे, सोचे, एनालाइज किया, प्रॉब्लम कहां हुई, जवाब मिला, मार्केट रेडी नहीं थी, हम टाइम से आगे थे। रीसेट किया और मार्केट में वापस आए नए प्रोडक्ट के साथ। फेलियर कभी भी किसी जर्नी का एंड नहीं होता जब तक तुम उसे एंड मान ना लो। 1997 एनवीडिया वापस आई रिवा 128 के साथ, जिसके कारण एनवीडिया को गेमिंग वर्ल्ड में पहली बार पहचान मिली। लेकिन तब भी 3DFX मार्केट का राजा था और गेमर्स का फेवरेट था। जेनसन ने एक अलग रास्ता चुना, प्रोडक्ट लॉन्च करने की साइकिल हाफ कर दी। पहले नया चिप आता था हर 18 से 24 महीने में, अब हर 6 महीने में नया और पहले से बेहतर चिप आने लगा। 31 अगस्त 1999 एनवीडिया ने लॉन्च किया GeForce 256, दुनिया का पहला जीपीयू। 3DFX की हालत खराब होने लगी और फिर साल 2000 एनवीडिया ने 3DFX को ही एक्वायर कर लिया। सोचो, जो कंपनी तुम्हें क्रश करने वाली थी अब वो तुम्हारे ही साथ काम कर रही है। कॉम्पिटिटर से डरो मत, उन्हें स्टडी करो, उन्हें बीट करो और या फिर उन्हें खरीद लो। साल 2006 एनवीडिया गेमिंग चिप्स बना रही थी, सब ठीक चल रहा था। तब जेनसन ने कुछ ऐसा सोचा जिसके बारे में दुनिया सोच भी नहीं रही थी। जीपीयू सिर्फ गेमिंग के लिए ही क्यों हो, ये तो एआई और मशीन लर्निंग में भी काम आ सकते हैं। एनवीडिया ने लॉन्च किया CUDA आर्किटेक्चर, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसमें जीपीयू, एआई, मशीन लर्निंग और हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग का भी काम कर सकते थे। उस वक्त किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया, एआई सिर्फ एक रिसर्च टॉपिक था, ChatGPT का तो नाम भी नहीं था। लेकिन जेनसन जानते थे कि फ्यूचर यही है और उन्होंने उस फ्यूचर के लिए 16 साल पहले ही नींव रख दी। सबसे बड़ा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज वही होता है जब तुम फ्यूचर देख सको, जब बाकी लोग अभी भी प्रेजेंट में हो। 2022 के आखिर में ChatGPT लॉन्च होता है, पूरी दुनिया हैरान, लेकिन एनवीडिया के इन्वेस्टर्स और भी ज्यादा हैरान थे क्योंकि उनका स्टॉक आसमान छू रहा था। क्यों? क्योंकि OpenAI का पूरा
पूरा डेटा सेंटर पूरा का पूरा एनवीडिया के जीपीयू से बना हुआ था। और अगर दुनिया को एआई चाहिए तो उनको एनवीडिया का जीपीयू भी चाहिए। और इसी कारण सिर्फ 2 से 3 महीने में एनवीडिया ने वो हासिल किया जो पिछले 30 साल में नहीं किया था। 1 ट्रिलियन, 2 ट्रिलियन, 3 ट्रिलियन और फिर 3.8 ट्रिलियन। भारत की 11 साल की जीडीपी ग्रोथ एनवीडिया ने कुछ महीनों में कर ली थी। ये लक नहीं था, ये 2006 में लिए गए एक फैसले का नतीजा था। एक ताइवान का 9 साल का बच्चा अकेले अमेरिका भेज दिया जाता है। एक इमिग्रेंट स्टूडेंट दूसरे देश में जाकर किसी रेस्टोरेंट में डिश वॉशर का काम करता है। एक फाउंडर जिसका पहला प्रोडक्ट बुरी तरह फेल होता है। एक विजनरी जो 2006 में एआई का फ्यूचर देख लेता है जब दुनिया को एआई के बारे में पता भी नहीं था। आज वो इंसान 3.8 ट्रिलियन की कंपनी का फाउंडर है। और अगर जेमसन हुएंग की पूरी जर्नी को सिर्फ एक लाइन में समझाना हो तो मैं कहूंगा कि उन्होंने गेमिंग चिप्स नहीं बनाई, उन्होंने वो फाउंडेशन रखी जिस पर आज एआई की पूरी दुनिया खड़ी हुई है। ये उनकी स्टोरी की शुरुआत है, क्योंकि एआई रिवॉल्यूशन तो अभी सिर्फ शुरू हुआ है।